हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट सेशन में हमने किया बिल ऑफ राइट्स और फंडामेंटल राइट्स, जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट टाइम लिखी गई थी। एंड आज हम इस सेशन में करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स। जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें क्या है, पावर्स को सेपरेट किया गया है। कैसे? जैसे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी। एंड इन तीनों की पावर्स को डिवाइड किया गया है। एंड हमारे देश में जो पावर्स हैं वो भी सेपरेट हैं, लेकिन लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव की पावर्स हैं उनको सेपरेट नहीं किया गया। अमेरिका ये है जहां पर पावर्स को सेपरेट किया गया है। अदरवाइज अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होती है, हम इसका मीनिंग एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, इस थ्योरी का मीनिंग क्या है? तो जो फ्रेमर ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन थे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। दो ऑथर से, एक था लॉ की थ्योरी थी लिमिटेड गवर्नमेंट, जिसमें लोग कहते हैं नेचुरल राइट्स किसके पास होने चाहिए, इंडिविजुअल के पास होने चाहिए, और गवर्नमेंट को लिमिटेड पावर्स देनी चाहिए। इससे जो गवर्नमेंट होती है वो डेस्पोटिक नहीं बन पाती है, इसीलिए बहुत जरूरत है कि इंडिविजुअल को फ्रीडम दी जाए। तो वो लिमिटेड गवर्नमेंट के फेवर में थे। एंड मॉन्टेस्क्यूस व्यू, वो भी क्या थे, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। वो चाहते थे जो पावर्स है वो सेपरेट होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं तो इन पावर को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड कर देना चाहिए। तो उनकी एक बुक है स्पिरिट ऑफ लॉज, जो 1748 में पब्लिश की जाती है। इसमें भी वो क्या करते हैं, वो यही कहते हैं कि पावर्स को सेपरेट करना बहुत जरूरी होता है। जो पावर्स हैं वो गवर्नमेंट की लिमिटेड होनी चाहिए, ताकि इंडिविजुअल की फ्रीडम है हम इसको प्रिजर्व कर सके। इंडिविजुअल की फ्रीडम को, सिटीजन की फ्रीडम को प्रिजर्व करने के लिए जरूरत है कि जो गवर्नमेंट की पावर्स हैं इनको लिमिटेड यूज हो। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है, इसके 4 पॉइंट्स है। जी थ्योरी क्या कहती है, जो सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव पावर, इन दोनों में सेपरेशन होनी चाहिए। जैसे इंडिया में लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव पावर में कोई सेपरेशन नहीं है। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है, लॉ मेकिंग एजेंसी कह सकते हैं, जो हमारे इंडिया के लॉ बना रही है, अमेरिका में अमेरिका के लॉ बनाती है। जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस क्या है, वहां पर लेजिस्लेचर है। एंड जो एग्जेक्टिव है, लॉ को इंप्लीमेंट करती है। तो इंप्लीमेंट का काम कौन कर रहा है, एग्जेक्टिव कर रहा है। तो ये कहते हैं इन दोनों में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। इन दोनों की जो पावर्स हैं वो सेपरेट होनी चाहिए। लेकिन ये पावर जो सेपरेट होती है बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। जैसे हमारे देश में जो लेजिस्लेचर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, ये एग्जेक्टिव मेंबर्स भी होते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ये अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। तो ये क्या बन गए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बन गए। इसीलिए ये क्या होते हैं, अपने हर एक काम के लिए लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब एग्जेक्टिव होती है, एग्जेक्टिव होती क्या है, इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने डिवीजन की गई है कि जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव होती हैं एंड जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसका लिंक मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, जिससे एग्जेक्टिव के कितने पार्ट्स होते हैं, वो कितने टाइप्स की होती हैं, हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव, इन दोनों की पावर्स को सेपरेट किया गया है। नंबर 2, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इन दोनों को भी सेपरेट करना चाहिए। ये हर एक कंट्री में होता है। हर देश में जो जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। इससे क्या होता है, जो इम्पार्शियल जस्टिस है वो लोगों को मिल सकता है। तो जुडिशरी का लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंट होना, सेपरेट होना देश के वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर सिटीजन क्या होंगे, उनको पता है जो जुडिशरी है, जुडिशरी के जज है, वो लेजिस्लेचर के आगे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर उनको लॉ नहीं बनाना, लॉ बनाने के बाद उन्होंने लॉ को इंटरप्रेट नहीं करना, ये दोनों डिफरेंट है, तो सिटीजन के जो राइट्स हैं इनकी प्रोटेक्शन हो सकती है। इसीलिए बहुत जरूरी है जुडिशरी सेपरेट होनी चाहिए।
तो इन्होंने थ्री ऑर्गन्स को सेपरेट कर दिया और ये कहते हैं सेपरेशन ऑफ एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी, ये दोनों भी क्या होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए। तो ये तीनों की डिमांड करती है, ये थ्योरी यही कहती है कि पावर्स को सेपरेट सेपरेट किया जाना चाहिए। तो ऑल द थ्री ऑर्गन्स शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ये सेपरेशन थ्योरी कहती है। जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे पावर को सेपरेट किया गया है। फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर पावर्स विद द कांग्रेस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो किसके पास है, कांग्रेस के पास है। जो आर्टिकल 1 है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या ग्रांट करता है, ऑल द लेजिस्लेटिव पावर्स टू कांग्रेस ऑफ यूएसए। जो कांग्रेस है, कांग्रेस का मीनिंग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नहीं है बल्कि सेनेट भी इंक्लूड किया जाता है। जैसे हम इंडिया में अपर हाउस और लोअर हाउस को हम पार्लियामेंट कहते हैं, वैसे ही वहां पर कांग्रेस वर्ड यूज किया जाता है। जिस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया में जो पार्लियामेंट है अगर हम इसको पार्लियामेंट कह रहे हैं तो यूएसए में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो वहां पर हम करते हैं कांग्रेस। तो वहां पर जो पावर्स हैं लेजिस्लेटिव पावर वहां किसको दी गई है, कांग्रेस को दी गई है, जो लॉ मेकिंग एजेंसी होती है, जो लेजिस्लेचर होती है अपनी कंट्री की। और यूएसए में जो अपर हाउस है, सेनेट है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जबकि हर एक कंट्री में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होती है वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन वहां पर सेनेट है, सेनेट को ज्यादा पावर्स मिली हुई है। एंड कांग्रेस है वो अपनी मर्जी से जो पावर्स हैं वो किसी और ऑर्गन को डेलीगेट नहीं कर सकती हैं। कि जो पावर्स लॉ मेकिंग एजेंसी है, लॉ मेकिंग पावर्स है, अगर वो कांग्रेस के पास है, कांग्रेस वो पावर किसी को भी नहीं दे सकती है। लेकिन इन 1892 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस में ये एक कंडीशन है कि वो अपनी पावर्स प्रेसिडेंट को भी डेलीगेट नहीं कर सकती। कांग्रेस कुड नॉट डेलीगेट इट्स लेजिस्लेटिव पावर्स टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वहां पर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर फिर भी प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो लॉ बना सके, तो उसको जो पावर दी गई है वो अपनी पावर यूज करेगा। प्रेसिडेंट को एग्जेक्टिव पावर्स दी गई हैं तो वो एग्जेक्टिव पावर ही यूज करता है। एंड एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डिक्लेयर कर दिया था, जो नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट है इसमें कुछ पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट को देनी चाहिए, तो कुछ पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट को डेलीगेट की गई थी लॉ मेकिंग में, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी था, देश की डेवलपमेंट के लिए था, इसीलिए ये पावर प्रेसिडेंट को डेलीगेट की गई थी। अदरवाइज जो पावर कांग्रेस के पास है वो पावर कभी भी किसी और ऑर्गन को डेलीगेट नहीं की जा सकती है। नाउ एग्जेक्टिव पावर्स विद द प्रेसिडेंट, इसका नंबर 2 पॉइंट क्या है, जो एग्जेक्टिव पावर्स है वो प्रेसिडेंट को दी गई हैं। जैसे लेजिस्लेटिव पावर है वो कांग्रेस के पास है, एग्जेक्टिव पावर्स कहां पर है, प्रेसिडेंट के पास है। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसीलिए जो लेजिस्लेटिव पावर्स है, एग्जेक्टिव पावर्स है, वो सभी की सभी जो मिनिस्टर्स होते हैं, पार्लियामेंट मेंबर्स होते हैं, उनके पास होती हैं। लेकिन वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर्स चलता है, इसीलिए जो वहां की पार्लियामेंट मीन वहां की कांग्रेस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट, वो सिर्फ लॉ बनाने का काम करती है। और प्रेसिडेंट क्या है, एग्जेक्टिव हेड, वो नॉमिनल हेड नहीं, वो रियल हेड है। हमारे देश में जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, एक नॉमिनल हेड होता है, लेकिन वहां पर जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड ना होकर रियल हेड है। जो पावर उसको दी गई है वो पावर वो ही यूज करता है, ना कि जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं वो पावर को यूज करते हैं। इसीलिए प्रेसिडेंट के पास सभी की सभी एग्जेक्टिव पावर्स है वो दी गई है। तो आर्टिकल 2 ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या प्रोवाइड करता है, एग्जेक्टिव पावर्स टू द प्रेसिडेंट। एंड जो प्रेसिडेंट होता है उसका फिक्स टेन्योर होता है और उसको कभी भी कांग्रेस है रिमूव नहीं कर सकती। अगर उसको रिमूव करना है तो उसको सिर्फ इम्पीचमेंट मोशन के द्वारा ही रिमूव किया जा सकता है। इसीलिए अमेरिका में प्रेसिडेंट है उसको रिमूव करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। इसीलिए वो कहा जाता है कि प्रेसिडेंट है ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल बिफोर द अमेरिकन कांग्रेस फॉर द एक्सरसाइज ऑफ हिज एग्जेक्टिव पावर्स। जब वो अपनी पावर्स यूज करता है वो है अमेरिकन कांग्रेस के आगे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एंड इंडिया में क्या होता है, जितने भी एग्जेक्टिव मेंबर्स होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो ही एग्जेक्टिव हेड होते हैं एंड वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द पार्लियामेंट। लेकिन जहां पर क्या है,
पार्लियामेंट के आगे जे रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो जे आंसरेबल रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती है। एंड जो मेंबर्स ऑफ कैबिनेट होते हैं आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड दे रिमेन रिस्पॉन्सिबल ओनली बिफोर द प्रेसिडेंट। एंड वो सिर्फ एंड सिर्फ प्रेसिडेंट के आगे ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो भी कांग्रेस के आगे रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। जो कांग्रेस है वो किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर से या प्रेसिडेंट से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। जैसे इंडिया में हमारे पास रियल पावर्स किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है एंड उसकी कैबिनेट है वो सभी पावर्स यूज कर रही है। तो अगर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को क्वेश्चन पूछना चाहिए तो वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मींस प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स कैबिनेट से क्वेश्चन पूछ सकती है एंड वो अपने क्वेश्चन के लिए आंसर एबल होते हैं टू द पार्लियामेंट। लेकिन जिस सब कुछ कांग्रेस में नहीं होता है अमेरिका में नहीं है क्योंकि पावर्स को सेपरेट किया गया है। नंबर थर्ड, जुडिशियल पावर्स विद द कोर्ट। जो जुडिशियल पावर्स है वो जुडिशरी को दी गई हैं। तो वहां पर जो सुप्रीम जुडिशरी हाई कोर्ट है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। तो आर्टिकल 3 जी कहता है जो जुडिशियल पावर्स है दे आर वेस्टेड टू वन सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट को ही दी जाएंगी। और वहां पर जो लोअर कोर्ट्स है वो भी स्टैब्लिश की गई हैं। जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल जुडिशरी है, इम्पार्शियल जस्टिस प्रोवाइड कराती है। जिस वजह से क्या होता है वहां पर जो जुडिशरी है, जुडिशरी पर लोगों का फेथ रहता है, लोगों की जो राइट्स है, फ्रीडम है, लिबर्टी है, इसको प्रोटेक्शन मिलती है। जो बिल ऑफ राइट्स है मींस फंडामेंटल राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है इसके अगर कोई वायलेट करता है तो वो लोग जुडिशरी में भी जा सकते हैं, कोर्ट में पिटीशन दाखिल करवा सकते हैं कि हमारे जो राइट्स हैं इनकी प्रोटेक्शन दीजिए। तो जुडिशरी वहां पर इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह जो पावर्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी। लेजिस्लेटिव पावर है कांग्रेस को दे दी, जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट को दे दी, जो जुडिशरी पावर्स है वो सुप्रीम कोर्ट को दे दी। तो जितने ने जो ऑर्गन्स हैं इनको सेपरेट कर दिया एंड एक दूसरे के आगे रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। अगर हम इसको कहें कि इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से वर्क करेगा तो नहीं, इसके प्रैक्टिकल बेस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो इम्प्रैक्टिकल है, इम्प्रैक्टिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, क्या क्या इसके प्रॉब्लम्स हैं कि हम सेपरेशन ऑफ पावर है इस प्रिंसिपल को प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक्स। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो अपने काम पर ही फोकस करते हैं एंड अगर कोई इश्यू है वो 2 डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो तो इसमें डेडलॉक की, कंट्रोवर्सी की, क्लैशेस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो डेडलॉक की पॉसिबिलिटी है वो हमेशा ही बनी रहती है। नो पॉसिबिलिटी ऑफ गुड लॉस। जो लॉस हैं वो गुड लॉस नहीं बन पाते हैं क्योंकि लॉ को बनाने वाले लेजिस्लेटिव है, कांग्रेस है एंड लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या है, प्रेसिडेंट है। तो ये दोनों डिफरेंट ऑर्गन्स है। अगर किसी कंट्री में जो लॉ मेकिंग एजेंसी होती है, लेजिस्लेचर है, अगर वही लॉ को इंप्लीमेंट करे तो वो रिस्पॉन्सिबल भी होगी, वो अच्छे लॉ भी बनाएगी क्योंकि पता है अगर मैं लॉ बना रही हूँ इसको मैंने ही इंप्लीमेंट करना है तो मैं देखूंगी इसमें क्या क्या डिफिकल्टी आ सकती है प्रैक्टिकल लेवल पर जब मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगी। जब ये दोनों ही सेपरेट है, लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, तो लेजिस्लेचर क्या करती है अपने ही अकॉर्डिंग लॉ बना देती है। ये नहीं देखते कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर इसमें कौन सी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। इसीलिए तो लेजिस्लेचर है एंड एग्जीक्यूटिव है, इसमें डेडलॉक की कंडीशंस हैं, डेडलॉक की पॉसिबिलिटीज हैं बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। तो नो पॉसिबिलिटी ऑफ गुड लॉस एंड इनएफिशिएंट गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। प्रेसिडेंट है अपने हर एक काम के लिए किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो आंसरेबल नहीं है कि प्रेसिडेंट ने जो कह दिया, जो कर लिया वो ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो आंसरेबल नहीं होता है। इसीलिए ये क्या है, इनएफिशिएंट गवर्नमेंट होती है। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे से वर्क नहीं करता है, तो इस तरह क्या होती है, गवर्नमेंट इररिस्पॉन्सिबल नॉन आंसरेबल गवर्नमेंट होती है। नेक्स्ट इज ऑल द 3 ऑर्गन्स बिकम एब्सोल्यूट। वो एब्सोल्यूट बन जाते हैं, मीनिंग जो पावर्स मुझको दी गई हैं मैं इसमें एब्सोल्यूट हूँ, मेरे ऊपर किसी की कोई भी लिमिटेशन नहीं है, मैं किसी को आंसरेबल नहीं हूँ। तो एब्सोल्यूट पावर्स किसके पास है, हमारे पास है। इसीलिए जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ये थ्योरी है, देखने में तो अच्छी लगती है कि गवर्नमेंट है वो डेस्पोटिक नहीं बनेगी, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ पर इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो
बहुत मुश्किल हो जाता है। शायद इसीलिए वर्ल्ड में कोई और कंट्री नहीं है जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को इम्प्लीमेंट करती हो। तो ये अमेरिका को भी पता है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है जो बहुत अच्छी है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो अमेरिका है, अमेरिका में चेक एंड बैलेंस का प्रिंसिपल बनाया गया है। इसके साथ क्या होता है, जो इसका सीवियर इम्पैक्ट है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसको जो इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, इसको चेक एंड बैलेंसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए वहां पर चेक एंड बैलेंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे कि थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंस क्या होता है, जिससे जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ये सेपरेट पावर होने की वजह से भी एक दूसरे के लिए आंसरेबल है, एक दूसरे की पावर को लिमिट कैसे लगाती हैं। विद दिस हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। होप्स कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।